स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। क्या लिखा है इस स्क्रीन पे? क्या लिखा है स्क्रीन पे? डाटा मीन एंड रेंज इंस्ट्रक्टर अशोक गुप्ता। ठीक है, वेरी गुड। तो आज जो है हम चैप्टर 3 में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज जो है हम मीन और रेंज के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं डेटा के बारे में कि जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं उसको कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में हम आज बताएंगे, उनको यूज करते हुए यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकता। तो क्या डेटा कलेक्ट करना है ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सवाल के जवाब चाहिए। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्लास में मैथ का एवरेज स्कोर क्या है, तो आप क्या डेटा कलेक्ट करेंगे? मैथ में जितने भी अगर कोई सर मैथ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभिनव बताएंगे हमें। अभिनव से हम पूछना चाहते हैं कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्लास में मैथ की क्या परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए हम क्या डेटा कलेक्ट करें? पहले जितने भी स्टूडेंट हैं मैथ क्लास के उनका सबसे पहले नंबर पूछ लेंगे। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अभिनव देवी। कौन बोले अभी? अभिनव? यस सर। अच्छा, थैंक यू अभिनव। क्या अगर हमारे पास में डेटा है कि आप इतने घंटे टीवी देखते हैं हर रोज, तो क्या हम उससे पता लगा सकते हैं कि आपका मैथ का परफॉर्मेंस क्या होगा? नो सर। हाँ नहीं, तो इसलिए हमें पहले ये जानना चाहिए कि हम किस प्रश्न का जवाब चाहते हैं और उस हिसाब से फिर हम डेटा कलेक्ट करें, क्योंकि हर डेटा हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में हम ये सारी चीजें सीखेंगे। मीन, रेंज, मोड, मीडियन और ग्राफ बनाना और प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये अलग अलग तरह के डेटा हैंडलिंग टूल हैं, औजार हैं, जिनको कि हम सीखेंगे। इसमें से आप लोग जानते हैं किसी के बारे में? आर्यन क्या नाम? आर्यन? यस सर। यस सर। हाँ, आप बताएंगे, आप इनमें से किसी के बारे में जानते हैं? नो सर। अच्छा, नहीं जानते। चलिए बढ़िया है, फिर हम लोग साथ सीखें। किसी और को मालूम है इनके बारे में? यस सर। यस। मालूम है? आपने चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है? पूरी तरह से भी जितना कुछ पेजेस पढ़े हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने क्लास के नोट्स बनाए हुए हैं, तो इससे आपको आसानी से देख भी सकते हैं कि आपको ये सब दिखाई दे रहा है ठीक से? यस सर। अच्छा, पढ़ने में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए हम शुरू होते हैं मीन के बारे में। मीन के पहले इन डेटा टूल्स के बारे में बताने से पहले हम ये डेटा कलेक्शन बताते हैं। आपको इसमें क्या दिख रहा है? इस स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक डाटा है, सारे शहर
डाटा है जिसमें वहाँ का मैक्स टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दिखाया जा रहा है। अच्छा, वंडरफुल। आप हमें ये बताएंगे कि इस डेटा से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? एवरेज टेम्परेचर ऑफ all cities, average max temperature of all cities, average minimum temperature of all cities. वंडरफुल। तो आप निकाल सकते हैं कि एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर और एवरेज मिनिमम टेम्परेचर किस तारीख का है ये? Mei 2020। 2020 का। क्या इससे आप निकाल सकते हैं कि पूरे महीने का क्या होगा एवरेज? नो सर। क्या आप निकाल सकते हैं कि इसमें पूरे महीने का एवरेज क्या होगा? इन शहरों के मैक्सिमम है? नो सर। नो सर, ओके। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें सारे दिनों का किसी भी शहर का सारे दिनों का हमें मैक्स टेम्परेचर या फिर मिनिमम टेम्परेचर का डाटा चाहिए। करेक्ट। तो हमें, अगर हम ये जानना चाहते हैं पूरे मई महीने में एवरेज टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम, तो हमको हर दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मालूम होना चाहिए, तभी हम निकाल सकेंगे, नहीं तो हम नहीं निकाल सकते। तो ये लिमिटेशन ध्यान में रखने का है कि हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें किस डेटा की जरूरत है। ये जो अभी हमने आपको डेटा दिखाया है, इसमें सिर्फ 17 मई का निकाल सकते हैं। हम ये नहीं निकाल सकते कि मैक्सिमम टेम्परेचर मई के महीने में क्या होगा या किसी और महीने में क्या होगा, ये हम नहीं बता सकते। और इस डेटा से हम क्या पता लगा सकते हैं 17 मई के बारे में? सर हम ये लकी, आप हैं क्या लकी? बताएंगे लकी आप, इसमें और क्या हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस डेटा से? नो सर। अच्छा, कोई और बताएंगे? आदिल, आप बताएंगे? इन डेटा को देखिए और आप क्या हम कह सकते हैं कि जम्मू में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है 17 मई को 41 डिग्री? यस सर। हाँ, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेटा है ना, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, जो हम निकाल सकते हैं। तो हम निकाल सकते हैं जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे कम है। करेक्ट? यस सर। और इसी तरह से हम मिनिमम टेम्परेचर को देखें 17 मई को, तो हम बता सकते हैं कि सबसे कम टेम्परेचर बेंगलोर में था और सबसे ज्यादा टेम्परेचर अहमदाबाद में था। तो ये भी है, क्या बोले आप? प्रणव, आप कुछ बोल रहे हैं? चलिए हम कुछ और देखते हैं अभी और इसके बारे में बताते हैं। ये क्या प्रश्न है, इसमें क्या लिखा है? सर इसमें लिखा जा रहा है कि आप लोग इसमें लिखा गया है, बताइए। बताया गया है कि नीलम जो है क्लास टीचर है और वो जानना चाहते हैं कि इस बार
क्लास जो चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इंग्लिश में कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे वो मार्क्स हैं, अच्छा, वेरी गुड। उन्होंने कितना मार्क्स लाया है, जितने भी स्टूडेंट है उन्होंने कैसा मार्क्स लाया है। जैसे किसी ने 23 मार्क्स लाया है, किसी ने 35 लाया है, किसी ने 30, किसी ने 13, ऐसे ही करके वो जानना चाहते हैं कि सबने इंग्लिश में कैसा परफॉर्म किया। ओके, वेरी गुड। अब आप हमें बताइए कि इस डेटा से वो मिस नीलम जो हैं वो किन प्रश्नों के उत्तर दे सकती हैं और किन के नहीं दे सकती? कई सारे सवाल का वो जवाब दे सकती है कि सबसे ज्यादा नंबर कितना है, सबसे कम नंबर कितना है, और क्लास ने कैसा परफॉर्म किया, एवरेज नंबर कितना है क्लास का, एवरेज। वेरी गुड। पर उन्हें ये पता लग सकता है क्या कि किस बच्चे का कैसा परफॉर्मेंस है? इस डेटा से उन्हें ये पता लग सकता है कि किस बच्चे के 13 नंबर आए हैं, किस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, 48 आए हैं, ये पता लग सकता है क्या इस डेटा से? नो सर, उसके लिए उनका नाम भी जरूरी होगा, नाम या रोल नंबर या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन जरूरी होगा। ग्रेट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बिल्कुल। तो इस डेटा से हम क्लास का एवरेज निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि हाईएस्ट कितने नंबर आए हैं, लोएस्ट कितने नंबर आए हैं, पर ये नहीं बता सकते कि किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। तो इन बच्चों के अगर हमको ये देखना है कि किस बच्चे के 13 नंबर आए हैं, उसको क्या तकलीफ है, तो इसके लिए हमें उसके नाम या रोल नंबर की भी जरूरत होगी। ठीक है ना? तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने क्या सीखा? इससे हम सब जिस तरह का मिस्टी, आप हैं क्या? उस तरह का चीज कर सकते हैं। हाँ, हमने ये सीखा कि डेटा कलेक्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें उसका करना क्या है। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो इस डेटा से निकल सकती है या नहीं, हमें पहले ये जानना जरूरी है कि हमें उस डेटा का करना क्या है, किस सवालों के जवाब उस डेटा को देना है, तभी हम डेटा कलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्लास में मैथमेटिक्स में क्या परफॉर्मेंस है बच्चों की, तो हमें क्या डेटा चाहिए? मिस्टी, आप हैं क्या? मिस्टी बताएंगी? यस सर। हाँ, बताइए जरा कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्लास में मैथमेटिक्स की क्या परफॉर्मेंस है, तो हमें क्या किस तरह का डेटा रखना होगा, किस डेटा की जरूरत है? ये परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्लास बोलिए जरा। पता चलते हैं कि वो कितना उसका अच्छा गया परफॉर्मेंस। हाँ, तो हर बच्चे का नाम और उसका क्या स्कोर आया है मैथ में, ये हमें जानना पड़ेगा। सिर्फ स्कोर ही काफी नहीं है, सिर्फ नाम ही काफी नहीं है, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना? यस सर। ओके। ये बताइए, ये जो तीसरा सवाल हमने लिखा है, फीमेल लिटरेसी रेट इन ए गिवन एरिया। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि किसी शहर में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में महिलाओं की लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट समझते हैं ना? यस सर। सर अगर हम ये जानना चाहते हैं कि औरतों की, महिलाओं की लिटरेसी रेट क्या है, कि तो हमें क्या डेटा कलेक्ट करना होगा? पहले हमें सारे औरतों का
नंबर कलेक्ट और नाम कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उनमें से कितने औरतें पढ़ी लिखी हैं, कितनी अनपढ़ है, इनका भी हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम सारे लोगों का डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो उसमें लिटरेसी कितना है उससे कर परसेंटेज या फिर रेट निकाल सकते हैं। आपने कहा कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी होने का क्या डेफिनेशन है? कुछ आप डिसाइड करेंगे ना कि किसी के मतलब हाई स्कूल पास है या बीए किया हुआ है, वो भी तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई लिटरेसी हम कैसे नापना चाहते हैं, या आप उनको कोई एक किताब दीजिए, बोलिए इसको पढ़ के दिखाइए, या आप उनके कोई ये पूछिए कि आप हाई स्कूल पास हैं या इंटर पास हैं या बीए पास हैं या 8वीं पास हैं या 5वीं पास हैं, तो आपको वो डेफिनेशन भी लगानी पड़ेगी, तभी आप जो है कंसिस्टेंट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी और ने लिटरेसी की कोई और डेफिनेशन लगाई तो उसका डेटा आपके डेटा से फर्क होगा। यस सर। है कि नहीं? यस सर। चलिए, अभी हम जो है मीन के बारे में बात करते हैं। इसके कई नाम हैं, अरिथमेटिक मीन कह सकते हैं इसको, मीन कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं। तो इन तीनों नामों का एक ही मतलब है। कुछ लोग मीन बोलते हैं, कुछ लोग एवरेज बोलते हैं, कुछ लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है। देखते हैं ये क्या है। अच्छा, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं मीन को समझाने के लिए। पहला है जैसे लकी 5 घंटे पर डे ऑन एन एवरेज पढ़ती है। Average temperature at this time of the year is about 40 degrees Celsius. The average age of students in this class is 12 years. The average attendance of students in a school is 98%. ये जो नंबर आप देख रहे हैं, हमने इसे लिखा है एवरेज, इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप क्या समझते हैं कि लकी 5 घंटे पढ़ती है ऑन एन एवरेज पर डे? इस नंबर से आप क्या समझते हैं? सर एवरेज का मतलब होता है जितना वो हर रोज पढ़ती है या फिर वो सब जोड़ा जाए एक, और उन सभी जितने सारे नंबर्स हैं, जैसे कि 2 दिन का निकाला गया, एक दिन का 6 घंटा, एक दिन का 3 घंटा, तो उन दोनों को जोड़ा जाए और जितना दिनों का वो नंबर है उतना से उन्हें भाग दे दिया जाए। ये आप हमें बता रहे हैं कैसे कैलकुलेट करना है। yes. मैं ये जानना चाह रहा था कि इस 5 घंटे से आपको क्या समझ आता है कि अगर हम कहें कि लकी ऑन एन एवरेज 5 घंटे पढ़ती दिन में, इस बात से आपको क्या समझ आता है? क्या हम कह सकते हैं कि वो हर रोज 5 घंटे पढ़ती है? नो सर। अच्छा, क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि क्या वो किसी दिन 5 घंटे से ज्यादा पढ़ती है? यस सर, हम ये कह सकते हैं कि वह हर रोज लगभग 5 घंटे पढ़ती है। 5 घंटे से कम भी पढ़ सकती है या 5 घंटे से थोड़ा ज्यादा भी पढ़ सकती है। एक्सीलेंट। तो जो एवरेज है 5 घंटा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर रोज 5 घंटे ही पढ़ती है। इसका मतलब कभी वो 5 घंटे से कम भी पढ़ती है, कभी वो 5 घंटे से ज्यादा भी पढ़ती है, पर वो लगभग 5 घंटे पढ़ती है। अगर औसत लिया जाए तो वो 5 घंटे करीब पढ़ती है रोज। तो ये हमें जो मीन है ये हमें बताता है कि जो हमारा हर रोज का उसका पढ़ने का टाइम है, उसको अगर देखा जाए तो 5 घंटा बीच में आता है।
इसी तरह से अगर जैसे ये है, इस शहर में 40 डिग्री सेल्सियस है इस समय एवरेज टेम्परेचर एक साल में, तो इसका मतलब है कभी टेम्परेचर 40 से ऊपर भी होगा, कभी टेम्परेचर 40 से नीचे भी होगा, पर औसत टेम्परेचर जो मिडिल का होगा वो करीब 40 डिग्री होगा। ठीक है ना? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? नहीं? ओके, चलिए। अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल लेकर के कैलकुलेट करते हैं मीन कैसे निकालना है। पहला एग्जाम्पल है, आप इस सॉल्यूशन को अभी ना देखिए। जैसे आशीष स्टडीज 4 hours, 5 hours and 3 hours on 3 consecutive days। तो एक दिन आशीष 4 घंटे पढ़ा, एक दिन 5 घंटे पढ़ा, अगले दिन 3 घंटे पढ़ा, तो एवरेज कितने घंटे पढ़ा वो इन तीनों दिनों मिला के? तो हम जो है इन तीनों को जोड़ लेंगे। ये हमने क्या, 4 + 5 + 3 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो आ गया एवरेज 4 hours per day। ठीक है, समझ में आया? निखिल, आप हैं क्या क्लास में? यस सर। हेलो। यस सर। अच्छा, आप हैं तो जरा ये बताइए। दूसरा एग्जांपल है, एक बैट्समैन इस 6 इनिंग का उसका स्कोर इस तरह से है, 36, 35, 50, 46, 60, 55। तो एक इनिंग में उसने 36 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 35 रन बनाए, तीसरी में 50 बनाए, चौथी में 46, अगली में 60, अगली में 55। तो अगर हम जानना चाहते हैं ऑन एन एवरेज हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर इन एन इनिंग, तो क्या करना होगा? पहले सबको प्लस कर देना, फिर जितना रहेगा डिवाइड बाय 6 कर देंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब अगला एग्जांपल देते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैंने आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। आप जरा देखिए कि मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, राधा, श्याम और किशन। ठीक है, और ये उनके स्कोर हैं 4 टेस्टों में। तो राधा का फर्स्ट टेस्ट में स्कोर 6 नंबर आए, 10 में से हैं ये सारे स्कोर। टेस्ट 2 में 8 आए, टेस्ट 3 में 7 आए, टेस्ट 4 में 3 आए। इसी तरह से श्याम के स्कोर लिखे हुए हैं और किशन के स्कोर लिखे हैं। किशन ने टेस्ट 3 नहीं लिया, वो बीमार था या कुछ था, वो टेस्ट 3 में वो आया नहीं। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपका एवरेज टेस्ट स्कोर फॉर ईच स्टूडेंट क्या है? जरा करके देखिए आप अपने कागज पेंसिल से। और पहला जो जवाब होगा वो प्रिया देंगी हमें। प्रिया है क्या? प्रिया क्लास में है? यस सर। अच्छा, तो आप जरा हमें बताइए कि राधा का क्या एवरेज स्कोर है, श्याम का क्या है और किशन का क्या है? प्रिया बताएंगे हमें राधा का स्कोर क्या है एवरेज?
हेलो, यस सर। क्या है बेटा, क्या स्कोर है, एवरेज स्कोर राधा का इन 4 टेस्टों में? 6। 6, वेरी गुड। क्या किया आपने? चारों टेस्ट स्कोर को मैंने जोड़ दिया और 4/4 से डिवाइड कर दिया। एक्सीलेंट, वेरी गुड। इसी तरह से शाम का स्कोर आपने एवरेज स्कोर निकाला? यस सर। वो क्या आया? 5। गुड। और किशन का? 2.5। 2.5। आप में से कौन एग्री करता है कि 2.5 करेक्ट स्कोर है, करेक्ट आंसर है? हैं? मैं पूछता हूँ प्रियांशु से, प्रियांशु ये 2.5 करेक्ट आंसर है क्या किशन का स्कोर, एवरेज स्कोर? प्रियांशु आप है क्या क्लास में? नहीं है। अच्छा, ये बताएंगे हमें, लकी बताएंगे। लकी, यस सर। 2.5 ठीक आंसर नहीं है? तो लकी, हेलो, यस सर। तो सही आंसर क्या है? सर कहना है आंसर। हाँ, आपका नाम क्या है बेटा? सर देवराज। देवराज, हाँ देवराज आप बताइए। सर इसका आंसर डिफाइंड नहीं है। मतलब? Not defined about the average score. It's about 2.202 and it goes forward. ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? एक किशन ने, आप देखिए किशन ने कितने टेस्ट लिए हैं? किशन ने पूरे 4 टेस्ट नहीं लिए ना, किशन ने केवल 3 टेस्ट लिए। हेलो, यस सर। हाँ, तो आप लोग जो है उसको 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं जब उसके स्कोर तो 3 ही है ना? यस सर। तो फिर आप बताइए हमें फिर क्या आंसर है। तो उसका एवरेज निकालना होगा तो हमें जिन टेस्टों में उसने टेस्ट लिया है वही स्कोर यूज करेंगे ना। 2 + 6 8 + 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 3। तो उसका एवरेज स्कोर हो जाएगा 3 में 1/3, 3.33। क्यों, क्या सोचते हो? आप एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो एवरेज निकालने के लिए केवल वही ऑब्जर्वेशंस यूज करिए जिसका आपके पास डेटा है।
तो जैसे इन्होंने ये टेस्ट नंबर 3 नहीं लिया, तो हमारे पास में केवल 3 ही टेस्टों का डेटा है किशन के लिए, 2, 6 और 2। तो हम ये तीनों ही ऐड करेंगे और उनका एवरेज स्कोर फिर निकलेगा 10/3। आप लोग जो है 10/4 कर रहे थे, जबकि उन्होंने टेस्ट 3 तो लिया ही नहीं। अच्छा, आप अब इस तरह से निकाल सकते हैं व्हाट इज द एवरेज क्लास स्कोर फॉर ईच टेस्ट। यस सर। व्हाट इज द क्लास एवरेज फॉर टेस्ट 1 बता सकते हैं? 5। कौन बताएगा? सर अभिनव, आप हैं? अभिनव, यस सर। सर आप हमें टेस्ट 1 का स्कोर, एवरेज स्कोर बताइए। टेस्ट 1 का एवरेज स्कोर क्या है? यस सर 5। 5 टेस्ट 1 का एवरेज स्कोर क्या है बेटा? सर 5। 5 क्या हुआ है, नहीं क्या? 5। 5। अब आप हमें बताइए टेस्ट 3 का एवरेज स्कोर। टेस्ट 3 का एवरेज स्कोर हम पूछेंगे इनसे, आदिल से। आदिल, आप बताएंगे हमें Yes, sir. टेस्ट 3 का एवरेज स्कोर। सर 4। सर 3। 3। यस सर। अभी हमने क्या बताया था थोड़ी सी देर पहले? सर कैन आई आंसर प्लीज? हाँ बोलो। 4.5। आप बोलिए। 4.5। 4.5। 4.5, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? यस सिन्हा। सिन्हा, यस। 4.5 क्यों है, आप समझा सकते हैं आदिल को? यस सर। बताइए। सर टेस्ट 3 स्कोर में 2 ही बच्चा टेस्ट 3 का टेस्ट दिया है, तीसरा नहीं दिया है, किशन नहीं दिया है, इसीलिए हम उसे 2 से भागा करेंगे। हाँ, वेरी गुड, दोनों को। वेरी गुड। तो क्योंकि टेस्ट 3 में केवल 2 ही बच्चों ने टेस्ट लिया है, राधा और श्याम ने, किशन ने टेस्ट नहीं लिया है, तो इसलिए हम 7 और 2 को जोड़ के 9, और उसमें हम सिर्फ 2 ही का भाग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तीसरा तो स्कोर है ही नहीं, है ना? इसलिए हम 2 का भाग लगाएंगे तो 4.5 एवरेज आएगा। 7 + 2 is 9। 9 divided by 2 4.5। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अभी किसी को डाउट हो तो बोलिए। तो ध्यान रखने की ये बात है कि जितने स्कोर हों उन्हीं को यूज करिए आप एवरेज कैलकुलेट करने में, और जो आप डिवाइड कर रहे हैं वो भी उसी हिसाब से देखिए। जैसे टेस्ट 1 में 3 लोगों के स्कोर हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे ऐड करके। टेस्ट 3 में केवल 2 ही लोगों के स्कोर हैं तो हम 2 ही से डिवाइड करेंगे। जैसे किशन का अगर स्कोर निकालना है तो किशन ने 3 ही टेस्ट लिए हैं तो हम 3 ही को जोड़ेंगे और उनको 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं करेंगे। अगर हम 4 से डिवाइड करते तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये 0 उसका स्कोर आया इसमें टेस्ट 3 में, वो कि करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने टेस्ट लिया ही नहीं है, तो हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि उसका स्कोर 0 होगा उसमें। तो हम 3 ही ऑब्जर्वेशंस को लेके फिर 3 से ही डिवाइड करेंगे।
समझ में आया ना? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलिए, अगर आपको दो फ्रैक्शन के बीच में एवरेज निकालना है तो उसके बहुत सारे एवरेज निकाल सकते हैं आप। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखाया हमने कि अगर आप हाफ और 1/4 के बीच में आप एवरेज निकालेंगे तो हाफ प्लस 1/4 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे और 3/8 आ जाएगा। फिर आप हाफ और 3/8 के बीच में निकालेंगे तो हाफ और 3/8 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/16 आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे एवरेज निकाल सकते हैं। तो पहला तो हम एक ये सिंपल एक्सरसाइज करेंगे, फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक। आप एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज कितने घंटे सोते हैं? इसके लिए आपको क्या डेटा चाहिए? हमें हर रोज का एक हफ्ते में 7 दिन होता है तो 7 दिन का जितने घंटे हम सब सोते हैं उतना टाइम का डाटा चाहिए। हाँ, तो आपको हर रोज का डाटा चाहिए कि आप जो है सोमवार को कितने दिन सोए, मंगल को कितने दिन सोए, बुध को कितने दिन सोए। इस तरह से वो करने के बाद में फिर आप 7 से डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है ना? दूसरा आप ये ट्राई कर सकते हैं, फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर्स बिटवीन दीज 2 फ्रैक्शंस, हाफ एंड 1/3। इसको इसी तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ और 1/3 को जोड़ के और 2 से डिवाइड करिए, देखिए क्या आता है। सर 5/12। 5/12, एक्सीलेंट। इस तरह से आप 5 नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर क्या होगा? हाफ और 1/3 के बीच में ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हुए तो अभी आपको हाफ और 1/3 के बीच में आपने निकाला 5/12। तो अब आप हाफ और 5/12 के बीच का निकालिए। सर 11/12। वेरी गुड, 11/12। इस तरह से आप करते जाएंगे तो आप 5 नंबर निकाल सकते हैं, आप 10 भी निकाल सकते हैं, आप 20 भी निकाल सकते हैं, आप निकालते रह सकते हैं। ये इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। यस सर। ठीक है ना? चलिए, अब एक ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं। 9 बच्चों के एग्जाम में 10 नंबर आए, 14 बच्चों के एग्जाम में 20 नंबर आए, 7 बच्चों के एग्जाम में 30 नंबर आए। इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं। तो इसका एवरेज निकाल सकते हैं आप। इस चीज को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि मतलब कि कितने नंबर कितने लोगों के आए। तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है 10 नंबर जो है 9 बच्चों के आए, 20 नंबर जो है वो 14 बच्चों के आए, 30 नंबर जो है 7 बच्चों के आए। इस तरह से ये काउंट है कि कितने बच्चे 10 नंबर लाए, कितने बच्चे 20 नंबर लाए। तो इनकी काउंटिंग है। तो आप हमें एवरेज निकाल सकते
इन स्टूडेंट्स के क्या एग्जाम में एवरेज स्कोर होगा इन 40 स्टूडेंट्स का? कैसे करेंगे पहले ये बताइए। करने से पहले हमें ये बताइए कि आप क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सर मैं 10 स्टूडेंट सर 10 नंबर 9 स्टूडेंट्स लाया है तो 10 into 9 हाँ। करें 90 आएगा। उसके बाद जैसे जैसे होगा वैसे ही, जैसे 14 स्टूडेंट्स ने 20 मार्क्स लाया तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आ जाएगा 280। ऐसे ही करके सारे जितने भी बच्चों ने जितना स्कोर किया है वो सबको जोड़ेंगे। उसके बाद 40 स्टूडेंट्स से टोटल और तो 40 से डिवाइड करेंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। देखिए निखिल आप हैं क्या वहाँ? निखिल? यस सर। आपको समझ आया कि क्या बताया देवराज ने? यस सर। समझ आया? यस सर। तो आप जरा कैलकुलेट करके हमें बताइए कि क्लास का एवरेज क्या होगा। आप सभी लोग कैलकुलेट करिए, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या आंसर आए। हर बच्चा कैलकुलेट करे। ये एवरेज आता है 28.705। सबका यही एवरेज आ रहा है, किसी और का डिफरेंट आ रहा है आंसर? ये देवराज का आंसर है। मिस्टी आपका क्या आंसर आ रहा है? मिस्टी आप हैं क्लास में? यस सर। आपका क्या आंसर आ रहा है? आपको बेटा समझ में आया कैसे करना है? यस। हम फिर से बताते हैं सबको कि देखिए ये हमारा डेटा है कि 9 बच्चे हैं जिनके 10 नंबर आए इस एग्जाम में, 14 बच्चे हैं जिनके 20 नंबर आए। तो आप 10 को 9 से गुणा कीजिए तो आपके 90 हो जाएगा। इसको दूसरी तरह से समझने का है कि आप 10 को 9 बार लिखिए, 20 को 14 बार लिखिए, तो वही हो जाएगा कि आप 10 को 9 से गुणा करेंगे 90, 20 को 14 से गुणा करेंगे 280, 30 को 7 से गुणा करेंगे 210, 40 को 5 से गुणा करेंगे 200, 50 को 3 से गुणा करेंगे 150 और 60 को 2 से गुणा करेंगे 120। ये जो आपका टोटल स्कोर आया, फिर उन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद में आप जो है फिर 40 से डिवाइड करिए। हेलो राजन, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। तो 90 प्लस 280 प्लस 210 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 120 क्या आया टोटल? 1100। उसको आप 40 से डिवाइड करिए। ठीक है। क्या आया? 28.705। हाँ, वो आंसर हुआ फिर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला टूल जो है वो है रेंज।
रेंज क्या होती है? हाईएस्ट रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। यस जैसे हमने पहले देखा था कि सिटीज में टेम्परेचर की रेंज हमने देखी थी कि कितनी हाईएस्ट है कितनी लोएस्ट है, उनको घटा दिया, वो रेंज आ गई। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये 10 टीचर है मान लो स्कूल में, और ये उनकी एज है। एक टीचर की 32 साल है, एक की 41 साल है, एक की 28 साल है, एक की 54 साल है। इस तरह से डिफरेंट एजेस हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए आपकी सबसे ज्यादा एज किसकी है और सबसे कम एज कितनी है। सबसे ज्यादा एज कितनी है? और है 54 और सबसे कम 23 23 है ना। तो इन दोनों को घटा दीजिए, 54 और 23, इनको घटा दीजिए एक दूसरे में से, तो आपका डिफरेंस जो है वो है 31। यस तो सर, इसका 31 मतलब है है, कि दोनों को घटा 31 जो है, हाँ, सबसे बड़ी उम्र और सबसे कम उम्र के टीचर की डिफरेंस एज में 31 है। अगर सारे टीचरों की एज बराबर होगी तो क्या रेंज होगा? सर 0 अगर सारे टीचरों की एज बराबर है तो क्या रेंज होगा? 0 तो रेंज क्या होगा सब टीचरों की अगर एज बराबर है तो? 0। तो हमें रेंज से क्या पता लगता है? कि हाईएस्ट जो ऑब्जर्वेशन है उसमें लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को घटाने पे जो आता है वही रेंज कहा जाता है। इसमें हमें पता लगता है कि जो है हमारा स्प्रेड क्या है, मतलब कि अगर सब चीजें एक सी हैं तो इसका मतलब कि कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सब बराबर के हैं। और अगर इसमें एक डिफरेंस है तो इसका मतलब कि जो है वो एक दूसरे से अलग है, हमारी एजेस या जो भी कुछ है, स्कोर। अगर सब बच्चों का एक सही स्कोर आ जाए मान ली किसी टेस्ट में, तो उनका रेंज 0 हो जाएगा। तो इससे हमें पता लगता है वेरिएशन क्या है डेटा में, एक डेटा दूसरे डेटा से कितना फर्क है। अगर सारे एक जैसे होंगे तो जो है रेंज 0 होगी। समझ में आया ना भैया? यस सर। हाँ, तो जितनी ज्यादा रेंज होगी उसका मतलब उतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है डेटा में। अच्छा, हम जरा 1 मिनट आपका और लेंगे। वो जब आप घर जाएं तो थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा। अभी आपने कैलकुलेट किया मीन वगैरह, तो आप बताइए जो एवरेज जो मीन हमने कैलकुलेट किया, इज दैट बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस? नो सर। और इज इट स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन? नो सर। हाँ, so you will find that mean lies in between the greatest and smallest observation. तो मीन जो है कभी भी सबसे बड़े से ज्यादा नहीं होगा और सबसे छोटे से कम नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा। समझे ना? यस सर। अच्छा।